अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईरान वर्सेस अमेरिका और इसराइल की जंग का आज 10वां दिन है। तो इस वीडियो में बात करेंगे मिडिल ईस्ट में तेजी से बढ़ती हुई जंग की सिचुएशन के बारे में। पिछले कुछ दिनों से ईरान, इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इस जंग ने पूरे रीजन को एक नए मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ऐलान कर दिया गया है, जिसे आप देख रहे हो। ईरान की स्टेट टेलीविजन ने मंडे की सुबह ऑफिशियली अनाउंस किया कि मुस्तफा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। मुस्तफा खामनेई असल में ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं। ये फैसला उस वक्त लिया गया जब इनके वालिद अली खामनेई की शहादत इसराइल हमले में हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को इसराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें अली खामनेई जख्मी हुए और बाद में इनकी मौत हो गई। आयतुल्लाह अली खामनेई ने लगभग 35 साल तक ईरान की रहनुमाई की। इन्होंने 1989 में ईरान सुप्रीम लीडर का ओहदा संभाला था, जब ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह ख़ामेनी का इंतकाल हुआ था। इससे पहले खामनेई ईरान के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। 1981 से 1989 तक ये ईरान के प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते रहे। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन में भी इनका बहुत अहम किरदार था, जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत को खत्म कर दिया गया था। ईरान के कानून के मुताबिक सुप्रीम लीडर का आयतुल्लाह होना जरूरी है, यानी एक मजहबी रहनुमा ही इस पोजीशन पर बैठ सकते हैं। मुस्तफा खामनेई को पहले भी इस ओहदे के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जाता था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने कभी कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट पोस्ट या इलेक्शन नहीं जीता। इसके बावजूद इनका ईरान के सियासी और दीनी निज़ाम में काफी असर माना जाता है। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले पर अपना रिएक्शन दिया। ट्रंप ने कहा है कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर ज्यादा अरसा तक टिक नहीं पाएगा अगर उसे यानी ट्रंप का सपोर्ट हासिल ना हो। ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ चल रही जंग को कब और कैसे खत्म करना है, इसका फैसला वो और इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू मिलकर करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो लगातार नेतन्याहू के कांटेक्ट में है और दोनों मुल्क मिलकर ईरान के खिलाफ स्ट्रैटेजी तय कर रहे हैं। ट्रंप के बयान से यह साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका और इसराइल इस जंग को अभी खत्म करने के मूड में नहीं है। इसी बीच ईरान ने भी जवाब में कई जगह हमले किए। बहरीन में ईरान के ड्रोन हमले ने वहां पर एक बड़े ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया। बहरीन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, जिसे बाप्रो रिफाइनरी कहा जाता है, वहां पर हमले के बाद बड़ी आग भड़क उठी। आसमान में दूर तक सिर्फ धुआं ही धुआं दिख रहा है। बहरीन के अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है कि रिफाइनरी में आग लगने से काफी मटेरियल डैमेज हुआ है। बहरीन के सित्रा आइलैंड पर भी ईरान ड्रोन हमला हुआ, जिसमें 32 लोग जख्मी हो गए। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक जख्मी होने वालों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं और 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। सऊदी अरेबिया भी इस जंग के असरात से महफूज नहीं है। सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि 4 ड्रोन जो ईस्टर्न सऊदी अरेबिया के शैबा ऑयल फील्ड की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया। सऊदी अरेबिया ने ईरान के इन हमलों को सख्त अल्फाज में कंडेम किया है और कहा है कि गल्फ के मुल्कों पर हमले बिल्कुल भी कबूल नहीं किए जा सकते। इसी बीच सऊदी अरेबिया के अल खार्ज शहर में एक मिसाइल या प्रोजेक्टाइल रेसिडेंशियल बिल्डिंग पर गिरा, जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए रियाद में मौजूद यूएस एम्बेसी ने अपना नॉन एसेंशियल स्टाफ और उनके फैमिलीज को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। जंग का दायरा सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं है। लेबनान में भी हालात सख्त होते जा रहे हैं। बेरूत के सौर्तान सबर्स में एक जोरदार धमाका सुना गया, जिसके बाद आसमान में धुआं उठता देखा गया। ये इलाका हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है और पिछले हफ्ते से इसराइल यहाँ बार बार एयर स्ट्राइक कर रहा है। लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक सौर्तान टाउन्स, तायर देबा और जोया में इसराइली हमलों में कम से कम 6 लोग शहीद हो गए हैं और कई लोग जख्मी हुए। हिजबुल्लाह ने भी जवाब में इसराइली फौज पर रॉकेट और आर्टिलरी हमले किए हैं। ग्रुप का कहना है कि उन्होंने इसराइली मिलिट्री व्हीकल्स और सोल्जर्स को टारगेट किया। इसराइल की मिलिट्री ने भी क्लेम किया है कि उसने ईरान के सिटी इस्फहान में कई अहम मिलिट्री टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक किए हैं। इन टारगेट में IRGC के कमांड सेंटर और बासिज फोर्सेस के बेस शामिल है। इसराइल का कहना है कि उसने मिसाइल लॉन्च साइट्स और रॉकेट इंजन बनाने वाली फैक्ट्रीज को भी निशाना बनाया। यूनाइटेड स्टेट्स का डिफेंस सेक्रेटरी पेटे हेक्सेट ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका इस जंग में जीत हासिल करने के लिए जितना जरूरी हुआ उतना आगे जाएगा। उसका कहना था कि मिलिट्री ऑपरेशन की लिमिट मीडिया को नहीं बताई जाती। हेक्सेट ने कहा कि ईरान की नेवी अब लगभग खत्म हो चुकी है और आने वाले दिनों में और कमजोर हो जाएगी। इसने यह भी कहा कि अमेरिका का मकसद ईरान को इस हद तक कमजोर कर देना है कि वो जंग लड़ने के काबिल ना रहे और आखिरकार सरेंडर कर दे। इसका कहना था कि ये जंग अभी सिर्फ शुरू हुई है। इस जंग का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर भी नजर आने लगा है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस अचानक तेजी से बढ़कर $100 पर बैरल पहुंच गई है। यही यूक्रेन वार के बाद पहली बार हुआ है कि ऑयल प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ी है। एनर्जी एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिडिल ईस्ट में सप्लाई डिस्टर्ब होने का खतरा ऑयल प्राइसेस को ऊपर ले जा रहा है। यूरोप में भी नेचुरल गैस की प्राइसेस में 30% तक इजाफा देखने को मिला है। डच TTF गैस बेंचमार्क जो यूरोप के लिए स्टैंडर्ड माना जाता है, उसकी प्राइस भी अचानक ऊपर चली गई। इसी बीच G7 कंट्रीज के
फिनेंस मिनिस्टर इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं जिसमें ये डिस्कशन किया जा रहा है कि क्या स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स को रिलीज किया जाए ताकि ग्लोबल मार्केट को स्टेबल रखा जा सके। चाइना भी इस क्राइसिस को देखते हुए एक्टिव हो गया है। चाइना के स्पेशल एनवॉय फॉर मिडिल ईस्ट ज़ाइयोन सऊदी अरेबिया पहुंच गया है और वहां वो गल्फ के लीडर से मुलाकात कर रहे हैं। चाइना का कहना है कि वो रीजन में अमन और स्टेबिलिटी के लिए मीडिएशन यानी मुल्कों के अंदर बातचीत करा के लड़ाई झगड़ा कम करना चाहता है और सब पार्टी से अपील करता है कि मिलिट्री ऑपरेशन को फौरन रोका जाए। चाइना ने यह भी कहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर का चुनाव ईरान का इंटरनल मैटर है और किसी दूसरे मुल्क को इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। इसी बीच एक और दिलचस्प डेवलपमेंट यमन से आई है। यमन के हूती रेबल जो आमतौर पर ईरान का अलायंस माने जाते हैं अभी तक इस जंग में सीधा शामिल नहीं हुए। हालांकि पिछली लड़ाई में हुतीज ने इसराइल के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे, लेकिन इस मर्तबा अभी तक उन्होंने सिर्फ बयानात के जरिए ईरान को सपोर्ट किया है। एनालिस्ट का कहना है कि अगर हुती भी जंग में शामिल हो गया तो पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़े रीजनल वार की तरफ जा सकता है। एक और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान की ऑयल प्रोडक्शन जो ग्लोबल सप्लाई को तकरीबन 4% है, अगर टेम्पररी मार्केट से गायब हो भी जाता है तो ग्लोबल ऑयल इन्वेंटरीज का सरप्लस कुछ हद तक उसे बैलेंस कर सकता है। मगर ग्राउंड सिचुएशन अभी भी बहुत टेंशन वाली है। हर रोज नए मिसाइल अटैक, ड्रोन स्ट्राइक्स और रेयर रेड्स की खबरें आ रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर डिप्लोमेसी जल्दी काम ना करे तो ये जंग और भी ज्यादा मुल्कों को अपनी लपेट में ले सकती है। तेल की कीमतों में अचानक ज्यादा इजाफा होने की वजह से यूरोप भी टेंशन में आ गया है। यूरोपियन कमीशन ने ऐलान किया है कि यूरोप यूनियन का ऑयल और गैस सप्लाईज का कोऑर्डिनेशन ग्रुप इस हफ्ते यानी जुमेरात को एक अहम मीटिंग करेगा। इस मीटिंग का मकसद ये समझना है कि मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है उसका असर एनर्जी मार्केट पर कितना पड़ रहा है और यूरोपियन कंट्रीज के पास जो ऑयल स्टोरेज है वो कितने दिन तक काफी रह सकता है। यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर कंट्रीज पर यह जिम्मेदारी है कि वो कम से कम 90 दिन का ऑयल रिजर्व अपने पास रखे ताकि अगर कोई एनर्जी क्राइसिस पैदा हो जाए तो लोगों को फ्यूल की कमी का सामना न करना पड़े। यह कोऑर्डिनेशन ग्रुप असल में मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स पर मुश्तमिल होते हैं जो मिलकर ऑयल और गैस की सप्लाई को मॉनिटर करते हैं। इसी दरमियान ऑस्ट्रेलिया से भी एक अजीब वाकया पेश आया। ईरान की विमेन फुटबॉल टीम जब AFC विमेंस एशियन कप का अपना आखिरी मैच खेल रहे थे, स्टेडियम के बाहर निकल रहे थे तो गोल्ड कोस्ट में बहुत से एहतजाज करने वालों ने इनकी बस को घेर लिया। लोग जोर जोर से बस पर हाथ मारते रहे और स्लोगन्स लगाते रहे। कुछ लोग चिल्लाते हुए कह रहे थे सेव आवर गर्ल्स और लेट देम गो। टीम के प्लेयर्स उस वक्त बस के अंदर थे और वो स्टेडियम से निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये मंजर कुछ देर तक काफी टेंस रहा और सिक्योरिटी को सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए इंटरवेन करना पड़ा। इसके अलावा साउथ कॉकासस रीजन से भी एक इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। अजरबैजान ने ईरान के साथ कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए अपने बॉर्डर दोबारा खोल दिए हैं। रशिया न्यूज एजेंसी TASS के मुताबिक ये बॉर्डर कुछ दिन पहले बंद कर दिया गया था जब अजरबैजान के नक्चीवन रीजन में एक ड्रोन हमला हुआ था। नक्चीवन अजरबैजान का एक ऐसा इलाका है जो जमीन से अलग है और ईरान के जरिए रशिया तक पहुंचने का सबसे छोटा रूट माना जाता है। इस इंसिडेंट के बाद टेंशन बढ़ गई थी, लेकिन ईरान और अजरबैजान के लीडर्स के दरमियान फोन पर बात हुई है। ईरानियन प्रेसिडेंट ने अजरबैजान प्रेसिडेंट से बात करते हुए कहा है कि ईरान का ड्रोन हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि तेहरान इस वाक़े के इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि असल में इस हमले के पीछे कौन जिम्मेदार है। तो जंग के सबसे ज्यादा असरात ईरान के अंदर नजर आ रहे हैं। ईरान के डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर अली जाफरिया ने बताया है कि सिर्फ पिछले 9 दिनों में 1255 लोग शहीद हो चुके हैं जबकि 12,000 से ज्यादा लोग जख्मी है। शहीदों में 200 खवातीन हैं और 170 के करीब बच्चे हैं। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स रमज़ान का महीना पाए और इसके रोज़े ना रखे वो बदनसीब है। जो शख्स वालिदैन को पाए, इनमें से एक को या इनके साथ अच्छा सलूक ना करे वो बदनसीब है। और जिस शख्स के सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना भेजे वो बदनसीब है। मजमा अल जवाइद 4773। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।